जय भीम साथियों। पिछली वीडियो में हमने बाबा साहब के बचपन के बारे में जाना, किस तरह से उन्होंने अपना बचपन व्यतीत किया। आज की इस वीडियो में हम बाबा साहब की जीवनी में उनकी शिक्षा के बारे में जानेंगे, किस तरह से संघर्ष कर लगन और मेहनत से शिक्षा प्राप्त की। आइए शुरू करते हैं उनकी जीवनी का भाग 2, जो उनकी शिक्षा पर आधारित है। मुंबई में आने के थोड़े ही दिनों के बाद सूबेदार रामजी राव को पलटन से छुट्टी मिल गई। उन्हें 50 रुपये प्रतिमाह पेंशन भी मिलने लगी। ये अनुमान सहज में ही लगाया जा सकता है कि मुंबई जैसे शहर में केवल 50 रुपये पर 16 प्राणियों का जीवन कितना मुसीबत से निभाना होगा। अंबेडकर परिवार के 16 प्राणी अपने घर का सारा काम स्वयं किया करते थे। वे केवल उसी वस्तु को खरीदते जिसे प्राप्त किए बगैर घर का काम नहीं चल सकता था। यही नहीं, कभी कभी तो उन्हें जरूरत की चीज भी नहीं मिलती थी। भीमराव अंबेडकर के बड़े भाइयों को कहीं कोई काम नहीं मिलता था। अछूत होने के कारण उन्हें कोई भी अपने यहाँ नहीं टिकने देता था। यदि कभी कहीं काम करने लगे और बाद में उन्हें यह मालूम हो गया कि यह अछूत है, तो उन्हें बुरी तरह तिरस्कृत करके निकाला जाता था। बेचारों को कई बार ऐसा ही अवसर प्राप्त हुआ। लाचार होकर वे भी घर में ही रहने लगे। इस प्रकार परिवार की आमदनी कम और खर्चा अधिक होने के कारण रामजी राव को लाचार होकर कर्ज लेना पड़ता और केवल तभी उनके परिवार का पालन संभव हो सकता था। कर्ज ले लेकर रामजी राव पर इतना अधिक भार पड़ रहा था कि वे हर समय इसी सोच में रहते कि किस प्रकार वह अपने जीवन में इस कर्ज को अदा कर सकेंगे। एक बार माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से उनके एक अनुयायी ने यह पूछा कि आपने अपने पिता से कौन सा पैतृक धन प्राप्त किया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने उत्तर दिया, मैंने केवल 2 पैतृक धन प्राप्त किए हैं। एक तो मेरा विशाल शरीर, मेरे पिता बड़े हट्टे कट्टे थे, उनके शरीर का गठन मेरे शरीर के गठन सा ही था। दूसरा पैतृक धन जो मैंने अपने पिता से प्राप्त किया है वह है कर्ज। पहली बात को तो सुनकर अनुयायी बहुत खुश हुआ, किंतु जब उसने दूसरे पैतृक धन का नाम सुना तो दुखित हुआ। सूबेदार पर दिन प्रतिदिन कर्ज का बोझ भारी होता गया। यह भार किसी भी प्रकार हल्का नहीं किया जा सका। लाचार होकर एक दिन सूबेदार को यह निश्चय करना पड़ा कि वह अपने 2 लड़कों में से किस लड़के को पढ़ाएगा। बड़े लड़के को पढ़ाए और छोटे लड़के को कुछ कारीगरी का काम सीखने के लिए भेज दे। बालक भीम उन दिनों यह नहीं जान रहा था कि उनके पिता उनके भविष्य को निश्चित करने में व्यस्त हैं। रामजी राव को बालक भीम की कुशाग्र बुद्धि का पता उनके बचपन में ही लग चुका था। अतः रामजी राव ने यह निश्चय किया कि वह अपने छोटे बच्चे भीमराव अंबेडकर को ही पढ़ाएगा। मनुष्य परिस्थितियों का दास है, किंतु रामजी राव ने हर प्रकार से इस बात की कोशिश की कि वह परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सके। मुंबई के एक चोल मजदूरों के रहने का बड़ा मकान में रहने वाला रामजी राव अपनी निर्धनता की चिंता न करके अपने बच्चे भीम को शिक्षित बनाने का अविरल प्रयत्न कर रहा था। रामजी राव यह नहीं जानता था कि जिस प्रकार उसके अन्य लड़के अछूत होने के कारण शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके, उसी प्रकार भीम को भी हिंदू समाज का एक पंगु प्राणी ही बना रहने दे। यद्यपि वह यह जानता था कि अपने बच्चे को शिक्षित बनाना उसी हस्ती के विरुद्ध था, किंतु वह भीम को पढ़ाने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर चुके थे। भीमराव अंबेडकर उस समय 17 वर्ष का बालक था। एल्फिंस्टन हाई स्कूल में उसका नाम लिखा दिया गया। भीम जब पहले एल्फिंस्टन हाई स्कूल में पढ़ने के लिए प्रवेश हुआ, तब उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसकी मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई हो। थोड़े ही समय पहले भीम को सांतारा में एक नाचीज समझा जाता था, लेकिन बंबई में आकर जब उसका दाखिला एल्फिंस्टन हाई स्कूल में हो गया, तब वह स्वयं अपने को बधाई देने लगा। बालक भीम कभी कभी यह सोचकर कि कहीं सातारा की तरह यहाँ भी उसके साथ दुर्व्यवहार ना हो, कुछ विचलित हो जाया करता था। भीम का डर निर्मूल था। संयोगवश एल्फिंस्टन हाई स्कूल का हेडमास्टर एक अंग्रेज था। इस अंग्रेज के डर की वजह से कोई भीम को अपमानित करने का प्रत्यक्ष प्रयत्न न करता। जहाँ तक भीम के साथियों का संबंध है, वे भीम से अपना कोई संबंध ही नहीं रखना चाहते थे। सातारा की तरह यहाँ भीम को
पानी पीने के लिए चपरासी को नहीं ढूंढना पड़ता। यहाँ वह स्वयं नल की टोटी खोलकर अपनी प्यास जब चाहे तब बुझा सकता था। भीम को इस स्कूल में अपने साथ टॉर्च भी नहीं ले जाना पड़ता था। यहाँ उसे दरवाजे के बाहर खड़ा रहने का आदेश नहीं था। वह जिस समय भी चाहता स्कूल के समय में कमरे में बेधड़क प्रवेश कर सकता था। यहाँ वह बोर्ड पर लिखे हुए अक्षरों को जी भरकर देख सकता था। संक्षेप में भीमराव अंबेडकर को एल्फिंस्टन हाई स्कूल में खोई हुई स्वतंत्रता फिर प्राप्त होने लगी। भीम खुश होकर स्कूल जाता और खुश होकर लौटता है। यद्यपि यहाँ पर भी उसे पूर्ण सामाजिक स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हुई थी, तथापि यहाँ का वातावरण उतना जहरीला और नारकीय नहीं था जैसा कि सातारा का। यहाँ भीम को पढ़ने की ही स्वतंत्रता थी। जहाँ तक सामाजिक स्वतंत्रता का प्रश्न है, भीम को इसके लिए यहाँ भी निराश ही होना पड़ा। यहाँ भी भीम के साथी उससे अलग बैठने का ही प्रयत्न करते। कोई भी भीम से मिलने का इच्छुक नहीं था। जो हिंदू मास्टर थे अपने मन ही मन भीम को कुशाग्र बुद्धि को देखकर उससे घृणा करते। एक मास्टर ने तो यहाँ भी कह दिया था, अच्छा होता कि यदि वह बालक भीम अछूत न होकर ब्राह्मण होता। यदि वह ब्राह्मण होता तो मैं उसे अधिक प्यार करता। यह मूर्ख ब्राह्मण मास्टर केवल ब्राह्मण होने के कारण ही ऐसा सोच रहा था। वह यह नहीं जानता था कि केवल ब्राह्मण के घर में पैदा होकर ही कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। ब्राह्मण होने के लिए उसे ब्रह्म का ज्ञाता होना चाहिए। बालक भीम अछूत होकर भी कुशाग्र बुद्धि वाला बालक था। मास्टर और साथियों को अपने से दूर देखकर बालक भीम अपने मन ही मन यह सोचने लगा कि वह कौन सा कारण है जो उसके अन्य सहपाठियों को उससे दूर ही भगाता रहता है। बालक भीम उस जटिल समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करता, किंतु इसमें वह असफल रहा। कभी कभी तो अपना पाठ न याद करके वह इस प्रश्न को रात में भी सुलझाता रहता। इन्हीं दिनों बालक भीम की माता का देहांत हो गया। भीम के नन्हे से हृदय पर वज्रपात हो गया। वह इस बालक की माता अपने बड़े परिवार का सारा कार्य बाहर संभाला करती थी। बालक भीम का तो वह विशेष ध्यान रखती थी। भीम के ठीक समय पर खाना तैयार करना माता का ही काम था। पिता रामजी राव को भी दुख हुआ। उनकी जीवन सहचरणी उनसे सदा के लिए विदा हो गई थी। भीम की बहनों को भी यह दुख पहाड़ सा लगा, किंतु अब क्या किया जा सकता है। इस घटना के कुछ दिनों बाद रामजी राव ने एक दूसरा विवाह कर लिया। यह विवाह रामजी राव के लिए कितना ही श्रेष्ठ कर क्यों ना रहा हो, किंतु जहां तक भीमराव अंबेडकर का संबंध है, यह विवाह एक पहाड़ के बाद दूसरा पहाड़ था जिसके बाहर से बालक भीम दबा जा रहा था। इस विवाह के कुछ ही दिनों के बाद भीम को यह प्रतीत होने लगा कि उसकी नवीन माता उसे नहीं चाहती। वह भीम का कोई भी कार्य नहीं करती थी। वह घर में इस प्रकार रहा करती जैसे कि बालक भीम स्कूल ही न जाता हो। भावुक भीम को नवीन माता का यह व्यवहार रह रहकर चुभने लगा। अब तक भीम अपने को केवल समाज में ही अकेला पाता था। वह घर पर भी कभी अकेला नहीं था, किंतु अब परिस्थिति बदल चुकी थी। यह वह समय था जब भीम अपने को समाज ही नहीं अपितु घर में भी अकेला पाने लगा। समाज में अकेलेपन और घर में अकेलेपन दोनों ने मिलकर भीम पर अपना पूरा भार रख दिया। इस भार को बालक भीम एकाएक नहीं संभाल सका। वह अब ऐसे स्थान में जाना चाहता था जहाँ कोई न हो। वह अकेलेपन को ही अपनाने का प्रयत्न करने लगा। बालक भीम के कोमल हृदय को अकेलेपन के भाव ने ऐसा प्रभावित किया कि एक दिन वह मुंबई से भाग गया। इतनी छोटी सी उम्र में ही वह बुद्ध के उपदेशों का पालन अज्ञान में ही करने लगा था। वह यह नहीं जानता था कि गौतम बुद्ध भी एक दिन इस ऐसार संसार से उबकर जंगल में जा पहुंचे थे। बालक भीम स्वयं यह नहीं जानता था कि एक दिन वह स्वयं गौतम बुद्ध का महान भक्त होकर गौतम के उपदेशों का प्रचार करेगा। भीम के बालकपन की यह घटना हमें उस अदृश्य भविष्य की ओर इशारा करती है जिसे स्वयं भीम नहीं देख सकता था। भीम के मन में विद्रोह हुआ। वह यह सोचने लगा कि जिस समाज ने उसे अपमानित किया है उस समाज को त्याग देना ही उसका कर्तव्य है। इसके साथ ही साथ वह यह सोचना भी नहीं भूला था कि जिस परिवार में उसके लिए सम्मानित स्थान नहीं है उस परिवार को त्याग देना ही उसका धर्म है।
सातारा में उसे केवल अछूत होने के कारण किस प्रकार पतित की दृष्टि से देखा जाता था। क्या ही अच्छा होता यदि वह बड़ा होने पर ऐसे कारण का ही अंत कर देता जिसके परिणाम स्वरूप उसे मनुष्यता का दर्जा प्राप्त नहीं हो सकता था। इसी उधेड़ बुन में भीम ने कई दिन व्यतीत कर दिए। इधर भीम जंगल में अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित कर रहा था, उधर रामजी राव बड़े ही परेशान हुए। सारी बम्बोई छान डाली किंतु भीम का कहीं पता नहीं था। भीम की बहनें भी अधिक व्याकुल हो उठी। उनके जीवन की आशा उनके घर से दूर जा रही थी। कौन जाने वह लौटती है या नहीं। अंत में भीम ने यह निश्चय किया कि अभी उसका मस्तिष्क कच्चा है और उसे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करनी होगी। केवल तभी वह अस्पृश्यता के कलंक को मिटा सकेगा, अन्यथा नहीं। यह सोच विचार कर भीमराव अंबेडकर चुपचाप अपने घर लौट आया। जैसे ही भीम ने घर के अंदर प्रवेश किया वैसे उसकी बहनें उसे देखकर इतनी खुश हुई कि वो रो पड़ी। पिता को भी अपनी गलती मालूम हो गई। अब वे भीम को मनुष्य बनाने में ही अपने जीवन के शेष भाग लगा देंगे। बालक भीम ने भी प्रण किया कि अब वह परिस्थिति के तनिक भी चिंता नहीं करेगा। उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, चाहे जिस प्रकार हो। वह अवश्य ही अपने को योग्य बनाएगा। इस प्रकार बालक भीम पानी के जहाज पर से उड़े हुए पक्षी की भांति फिर उसी पानी के जहाज पर आ गया। जिस चाल में बालक भीम रहता था उसमें अधिकतर एक कमरा लेकर कुली कबाड़ी ही रहते थे। रामजी राव ने भी केवल एक ही कमरा किराए पर ले रखा था। इसी कमरे में घर के सभी प्राणी रहते थे। दिन भर भीम स्कूल में पढ़ता और जब रात हो जाती घर के सारे प्राणी सो जाते तब वह जमीन पर एक टाट बिछाकर एक टिमटिमाते दीपक को अपने आगे रखकर अपना पाठ याद किया करता। भीम के पास स्कूल की सभी पुस्तकें नहीं थी। उसे स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जाता वह हमेशा याद रहता। उसी प्रखर स्मरण शक्ति उसके जीवन में बहुत बड़ी सहायक रही है। अन्य बालकों की तरह भीम को घर में कोई उसे कुछ भी नहीं बता सकता था। वह स्वयं पढ़ता और स्वयं सीखता था। रात के समय जब तक दीपक में तेल रहता तब तक भीम पढ़ता रहता। ऐसी परिस्थिति में रह रहकर भी भीमराव अंबेडकर ने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। मैट्रिक पास करने के बाद भीम का नाम एलिफेंस्टन कॉलेज में लिखाया गया। सूबेदार रामजी राव की उन्हीं दिनों मृत्यु हो गई। अंबेडकर पर यह विधाता का क्रूर प्रहार था। कोई भी उसे सहायता देने के लिए तैयार नहीं। कुछ दिनों तक कर्ज लेकर काम चलता रहा। किसी तरह भीमराव जी अंबेडकर ने FM पास किया। इसी समय परिवार की माली हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि भीमराव अंबेडकर का पढ़ना असंभव हो गया। भीम के दुर्लभ हृदय पर आघात पहुंचा। क्या वह अपनी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकेगा? भीम निराशा रूपी अंधकार के गड्ढे में गिरने की ओर था कि उसने एक ऐसे साथी को खोज निकाला जो उसकी सहायता कर सकता था। वह व्यक्ति भीम के पिता का एक साथी था जो बड़ौदा रियासत में काम करता था। भीमराव अंबेडकर इसी युवक के साथ महाराजा बड़ौदा के पास आया और महाराजा ने भीम की शिक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया। भीम के जीवन की डूबती हुई नाव फिर ऊपर निकल आई और वह महाराजा को कोटि कोटि धन्यवाद देने लगा। भीम पुनः ज्ञान के सागर में कूद पड़ा। भीमराव अंबेडकर इसी अवस्था में ही हिंदू धर्म के विषय में खोजबीन करने लगा था। स्कूल से वह जो किताबें पढ़ने के लिए लाता उनमें हिंदू धर्म पर अधिक पुस्तकें थी। भीम इन पुस्तकों का पूरा अर्थ नहीं समझ सकता था। इसका मूल कारण यह था कि भीमराव अंबेडकर संस्कृत नहीं जानते थे। जब वह BA में दाखिल हुए तब उसे संस्कृत पढ़ने की तीव्र इच्छा हुई, किंतु संस्कृत तो देव भाषा थी। एक अछूत को क्या अधिकार था कि वह संस्कृत सीखने का साहस कर सके। विवश होकर भीम को फारसी सीखनी पड़ी। एक बार फिर भीम को जीवन में अस्पृश्यता के पाप का अनुभव हुआ। कॉलेज में भीम को अकेला रहना पड़ता था। यहाँ पर उसके एकमात्र हिमचिंतक फारसी के मास्टर मिस्टर शेख मोहम्मद इस्पाहानी और मिस्टर खुदाबख्श बेहराम जी ईरानी थे, जिनके कमरे में जाकर भीम अपना फालतू समय व्यतीत किया करते थे। इस प्रकार 1912 में भीम ने इस कॉलेज से BA पास किया।
यद्यपि वह चाहता था कि बीए संस्कृत लेकर पास करे, किंतु आर्यों की दिव्य भाषा संस्कृत के स्थान पर उसे फारसी लेकर ही बीए पास करना पड़ा। अमेरिका में 1912 में भीमराव जी अंबेडकर ने जब एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए पास किया, तब उनके पास यह प्रश्न उठा कि अब वे क्या करेंगे। उनके हृदय के अंदर उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा अब तक बनी थी। यद्यपि भीमराव जी अंबेडकर अछूतों में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बीए पास किया था, तथापि वे अपनी दृष्टि में अपने को बिल्कुल भी मूर्ख समझते थे। कभी वे यह विचार करते कि कहीं पर नौकरी करें और अपनी कमाई की एक एक कौड़ी बचा कर रखें। इस प्रकार जब उनके पास यथेष्ट धन हो जाए तो वे अपनी शिक्षा पुनः प्रारंभ कर दे। इन्हीं दिनों उनके बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी थी और युवक भीमराव अंबेडकर के सिर पर पहाड़ का बोझ गिर पड़ा था। अब तक उनके बड़े भाई ही कुछ न कुछ घर की आर्थिक सहायता करते ही रहते थे। अब इनका रह रहकर भरोसा भी समाप्त हो चुका था। घर की परिस्थिति से घबराकर भीमराव अंबेडकर नौकरी करने का विचार दृढ़ करने लगे। नौकरी करने के पूर्व उन्होंने यह अच्छा साझा समझा कि चलकर महाराजा बड़ौदा को धन्यवाद दे और उन्होंने जो कुछ शिक्षा के लिए सुविधाएं दी थी उसके लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट कर दे। यह सोचकर भीमराव जी रामजी अंबेडकर महाराजा बड़ौदा से मिलने को चल पड़े। जब महाराजा साहब को यह मालूम हुआ कि भीमराव रामजी अंबेडकर बीए पास करके महाराजा को अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए आए हैं, तो वे बड़े खुश हुए और झट मिलने के लिए चले आए। महाराजा साहब को देखकर भीमराव रामजी अंबेडकर ने प्रणाम किया। यहाँ पर हमें यह कहने इतनी की भी हिचकिचाहट नहीं है कि भीमराव रामजी अंबेडकर ने केवल महाराजा बड़ौदा को ही अपने सच्चे हृदय से प्रणाम किया। हिंदू समाज का कोई अन्य पुरुष इनके हृदय में उतना सम्मान नहीं प्राप्त कर सका जितना कि महाराजा बड़ौदा ने किया। महाराजा साहब ने भीमराव अंबेडकर से यह पूछा कि क्या तुम और पढ़ना चाहते हो? यदि तुम्हें भारत के बाहर भेजा जाए तब तुम वहां पढ़ने के लिए जाओगे? अंबेडकर पढ़ने के लिए भारत से बाहर जाएगा। महाराजा के इन दो प्रश्नों ने भीमराव अंबेडकर के सूखे हृदय को एक हरा कर दिया। यही वही हृदय था जो बीए की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद अपने अंधकार में भविष्य की कल्पना करके रो पड़ा था। परिवार की परिस्थिति, भाई की मृत्यु, ये दो ऐसे यमदूत थे कि भीमराव अंबेडकर को निगल जाने के लिए खड़े थे। इस आश्चर्यजनक खुशी से भीमराव अंबेडकर का हृदय इतना गदगद हो गया कि वे कुछ क्षण के लिए गौतम बुद्ध की तरह मौन हो गए। इस मौन को देखकर महाराजा को कुछ संदेह हुआ कि उनकी इच्छा को भीमराव अंबेडकर पूरा करेंगे या नहीं। वे अपने प्रश्न को दोहराने ही वाले थे कि भीमराव अंबेडकर बोल उठे, शहर मैं विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। भीमराव अंबेडकर के लिए महाराजा की यह मान भेंट सोने की खान से प्रतीत हुई। महाराजा को भी शांति मिली। इस समय भीमराव अंबेडकर भी खुश थे और महाराजा बड़ौदा भी। भीमराव अंबेडकर इसलिए खुश थे कि उन्हें अब अपनी मानसिक शक्तियों के पूर्ण विकास का अवसर प्राप्त होगा, जिसके द्वारा वे भारत के अछूतों के क्लेश को दूर कर सकने में सफल हो सकेंगे। महाराजा इसलिए खुश थे कि निर्धन अंबेडकर ने उनकी भेंट का सम्मान किया। महाराजा बड़ौदा ने अंबेडकर जी के लिए संसार के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में लिखा पढ़ी शुरू की। यह अमेरिका का कोलंबिया विश्वविद्यालय था। प्रयाग विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर अमरनाथ झा अभी हाल ही में इस विश्वविद्यालय का निरीक्षण करके लौटे थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट वाइस चांसलर ने उन्हें यह बतलाया कि कोलंबिया विश्वविद्यालय दुनिया की में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। वहाँ आज 52,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं। डॉक्टर अमरनाथ झा ने कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट को उत्तर देते हुए कहा, अमेरिका में आप लोगों के पास सबसे बड़ी मीनार है, सबसे बड़ा मकान है और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। हम भारतीय यदि किसी चीज पर दुनिया में सबसे बड़ा होने का गर्व कर सकते हैं तो वह है हिमालय पर्वत और उसके साथ ही दुनिया में सबसे अधिक निर्धनता। भीमराव अंबेडकर भारत के सबसे निर्धन व्यक्ति होकर ही संसार के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहे थे। संसार की नीची से नीची निर्धनता और अमेरिका का संसार में ऊंचे से ऊंचा विश्वविद्यालय महाराजा बड़ौदा की मामूली किंतु महान कृपा के द्वारा ही एक साथ लाया जा सकता था।
महाराजा ने भीमराव अंबेडकर से यह कहा कि जब तक तुम अमेरिका नहीं जाते अपने पूर्वजों का ही पेशा करो। हमें यह स्मरण होगा कि भीमराव अंबेडकर के पिता सूबेदार मालोजी रामजी राव थे। भीमराव अंबेडकर को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। वे सहर्ष इस कार्य को करने लगे। महाराजा ने भीमराव अंबेडकर को बड़ौदा स्टेट फोर्स में लेफ्टिनेंट नियुक्त किया। लेफ्टिनेंट भीमराव अंबेडकर, जो बचपन में सूबेदार मालोजी रामजी राव की बंदूक को उठाकर देखा करते थे, अब स्वयं बंदूकधारी हो गए थे। जिस समय भीमराव अंबेडकर लेफ्टिनेंट की वर्दी धारण करते, उस समय वे गौरवर्ण होने के कारण बड़े ही सुंदर लगते। कभी उन्हें ऊंट के ऊपर भी चढ़ना पड़ता। लेफ्टिनेंट अंबेडकर, जो कुछ दिनों बाद ही भारत के महान योग्य पुरुषों में से एक और अछूतों के मसीहा होने वाले थे, जब बंदूक चलाते तब यही नहीं जानते थे कि कुछ दिनों बाद वे अपने शत्रुओं पर इसी प्रकार आक्रमण करेंगे। किंतु बंदूक के आघात और तर्क के आघात में बहुत बड़ा अंतर है। यद्यपि लेफ्टिनेंट अंबेडकर को लेफ्टिनेंट होने के कारण बंदूक से निकली हुई गोलियों के आघात को ही श्रेष्ठ मानना चाहिए था, किंतु लेफ्टिनेंट अंबेडकर के अंदर डॉक्टर अंबेडकर छिपा होने के कारण वे तर्क के आघात को ही श्रेष्ठ समझते थे। महाराजा की कृपा से लेफ्टिनेंट अंबेडकर को अपनी सेना का एक उच्च पदाधिकारी बनाने का अवसर ढूंढ रहा था। दूसरी ओर लेफ्टिनेंट अंबेडकर शारीरिक कवायद को छोड़कर मानसिक कवायद करना चाहते थे। दोनों में एक होड़ सी लगी। यह निश्चित था कि लेफ्टिनेंट अंबेडकर कुश्ती भी लड़ा करते थे। उन्हें कसरत करने का शौक भी इन्हीं दिनों हुआ। यदि उनके लेफ्टिनेंट होने से उन्हें कोई लाभ हुआ तो वह यही था कि वे कसरत करने लगे थे और कुश्ती भी लड़ने लगे थे। उन दिनों कसरत करने का शौक भीमराव अंबेडकर को इतना अधिक हो गया था कि अमेरिका जाने पर भी वे कुछ समय तक कसरत करते रहे। अमेरिका में वे उस समय तक कसरत करते रहे जब तक कि वह बहुत ज्यादा पढ़ने के आदी नहीं बन गए। लेफ्टिनेंट के पद पर भीमराव अंबेडकर किसी प्रकार अपना समय व्यतीत कर रहे थे। एक दिन उन्हें अमेरिका जाने का दिन आ ही गया। बड़ौदा स्टेट ने यह निश्चित किया कि भीमराव अंबेडकर अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद कुछ दिनों तक बड़ौदा स्टेट में काम करेंगे। भीमराव अंबेडकर इस पर तैयार थे। भीमराव अंबेडकर का पासपोर्ट बना और 1912 में वे अमेरिका के लिए चल दिए। बहनें खुश थी और दुखी इसलिए थी कि उनके जीवन का एकमात्र भरोसा उनसे दूर जा रहा था। इसके अतिरिक्त वे खुश इसलिए थी कि उनका भरोसा ऐसे स्थान पर जा रहा है जहां से वह समस्त संप्रदाय और राष्ट्र का भरोसा बनकर लौटेगा। भीमराव अंबेडकर, जो अपने परिवार से कभी दूर नहीं हुए थे, एकाएक इतनी दूर जाने में दुखी हो रहे थे, किंतु उनकी उच्च शिक्षा की खुशी उनके इस दुख को दूर भगा चुकी थी। जिस समय भीमराव अंबेडकर अमेरिका के लिए रवाना हुए, उनके पास गौतम बुद्ध के विषय में और कुछ अन्य पुस्तकें थी। कुछ गर्म कपड़े भी थे। रास्ते में भीमराव अंबेडकर ने अपनी सारी किताबों को पढ़ डाला। गौतम बुद्ध के विषय में लिखी हुई पुस्तकों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कई बार अध्ययन किया। समुद्र की यात्रा से जब उनका जी उचटता तो झट पुस्तक लेकर कैबिन पर आ जाते और वहीं टहल कर पुस्तक का अध्ययन करने लगते। अछूतों के छोटे से स्तंभ पहलवान के रूप में अमेरिका में पैर रखने वाले भीमराव अंबेडकर का मस्तिष्क अभी कच्चा ही था। अमेरिका में पैर रखते ही ये किताबों की दुकानों की खोज करने लगे। कोलंबिया विश्वविद्यालय में पहुंचकर अपना नाम वहां पर दर्ज करवाने के बाद भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के अध्यापकों से मिले। प्रोफेसर सेलिगमैन से इनका विशेष लगाव हो गया। जब कभी इन्हें अवकाश मिलता, प्रोफेसर सेलिगमैन के निवास स्थान पर चले जाते और उनसे भिन्न भिन्न विषयों पर वार्तालाप करते। एक बार अमेरिका में अपने जीवन की चर्चा करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी बताया कि वे भारतीय राजनीति में तभी से दिलचस्पी लेने लगे थे और भारतीय राजनीति में अपने को परिचित बनाए रखते थे। भीमराव अंबेडकर के साथ जितने विद्यार्थी एमए में थे, वे सभी भीम को अपना भीम मानने लगे थे। भारत की भांति अमेरिका गरीब देश नहीं है। वहां पर मुश्किल से कोई आदमी कमजोर दिखाई देगा। वहां पर अधिकतर तंदुरुस्त युवक ही दिखलाई देते हैं। इन हट्टे कट्टे युवकों के बीच में भीमराव अंबेडकर भीमकाय होने के कारण एक पहलवान से ही लगते। जब इनके अमेरिकन साथियों को यह मालूम हुआ कि भीमराव अंबेडकर कसरत भी करते हैं, तब तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा।
अपने कमरे में जब भीमराव अम्बेडकर कसरत करते तब भारतीय कसरत सीखने के लिए बहुत से अमेरिकन दोस्त आ जाते। हमें यह नहीं बोला जाना चाहिए कि भीमराव अम्बेडकर अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही गए थे, वहाँ कसरत सिखाने के लिए नहीं। जिस दिन से वे कोलंबिया विश्वविद्यालय में पहुंचे उसी दिन से 13-14 घंटे रोज पढ़ते और कभी कभी तो 18 घंटे तक पढ़ते रहते। उनके पढ़ने का समय विशेषकर रात में था। विश्वविद्यालय लाइब्रेरी में भी वे अधिक समय दिया करते थे। अध्ययन के बाद उन्हें जो समय मिलता था उससे वे किताबें की दुकानों को ढूंढते। वे विशेष कर पुरानी किताबों को ही ढूंढा करते। अमेरिका जैसे खर्चीले देश में रहकर भी भीमराव अम्बेडकर ने न तो शराब पीना ही सीखा और न ही सिगरेट या सिगार पीना। हाँ, यदि वे पानी के अतिरिक्त किसी चीज को पीते थे तो वह थी चाय। बालक भीम भी चाय पीने का आदी था और विद्यार्थी भीमराव अम्बेडकर भी चाय पीने के बड़े ही शौकीन थे। प्राय इनके मित्र इन्हें चाय की दावत दिया करते, किंतु इनके पास इतना भी समय नहीं था कि वे अपने मित्रों द्वारा दिए गए निमंत्रण के साथ न्याय कर सके। इन्हीं दिनों भीमराव अम्बेडकर इतना अधिक पढ़ने लगे कि उनकी आंखों पर इसका प्रभाव होने लगा। विवश होकर इन्हें चश्मा लेना पड़ा और केवल तभी वे इच्छापूर्वक अध्ययन कर सकते थे। सन 1914 में जब प्रथम महायुद्ध प्रारंभ हो चुका था तब भीमराव अम्बेडकर को एमए की डिग्री अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और आचार शास्त्र के विषय में प्राप्त हुई। डिग्री प्राप्त करने के बाद ही प्रोफेसर सेलिगमैन ने भीमराव अम्बेडकर से खोज का काम करने को कहा। भीमराव अम्बेडकर को अभी अमेरिका में ठहरने का अवकाश था ही। उन्होंने डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पीएचडी के लिए रिसर्च खोज करना शुरू कर दिया। जब भीमराव अम्बेडकर एमए के विद्यार्थी थे तब वे अन्य विषयों पर भी बहुत सी पुस्तकें पढ़ा करते थे, किंतु अपने हाथों में खोज का काम लेने से कारण अब उन्हें अपनी समझ शक्ति केवल अर्थशास्त्र ही में लगा देनी पड़ी। सन 1914 से लेकर 1916 तक लगातार भीमराव अम्बेडकर करीब करीब 17-18 घंटे प्रतिदिन पढ़ा करते थे। पहले तो कभी वे अपने दोस्तों के साथ कहीं चाय पीने के लिए भी चले जाया करते थे, किंतु अब उन्होंने अपने ऊपर यह नियंत्रण स्वयं लगा लिया कि वे कहीं न जाएंगे। उन्होंने सोच लिया था कि एक सेकंड भी खराब करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना होगा। कभी कभी प्रोफेसर सेलिगमैन के निवास स्थान पर तो उन्हें जाना ही पड़ता था। वहां भी वे केवल खोज संबंधी कठिनाइयों को लेकर ही जाया करते। विश्वविद्यालय लाइब्रेरी के चपरासी भी भीमराव अम्बेडकर को इतना अधिक पढ़ते देखकर दंग रह जाते थे। अमेरिका में इनके सबसे प्रगाढ़ मित्र मिस्टर CS डेओल थे, जिनके साथ बैठकर बहुत देर तक वाद विवाद क्या करते। 3 वर्ष तक लगातार परिश्रम करने के बाद भीमराव अम्बेडकर अपनी थीसिस पूरी कर सके। उनकी थीसिस का नाम था द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। यह वही महान पुस्तक थी जिसकी सहायता से कुछ दिनों बाद भारत में रॉयल कमीशन ऑफ फाइनेंस के सदस्य अपना कार्य पूरा कर सके थे। इसी रॉयल कमीशन में डॉक्टर अम्बेडकर भी अपनी राय प्रकट करने गए और तब उन्होंने देखा कि कमीशन के प्रत्येक सदस्य के पास उनकी किताब मौजूद है। भीमराव अम्बेडकर को PhD की डिग्री भी प्राप्त हो गई। दुख है कि प्रोफेसर सेलिगमैन और मिस्टर CS डेओल दोनों ही आज इस संसार में नहीं हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के गुरुदेव प्रोफेसर सेलिगमैन और उनके मित्र मिस्टर CS डेओल दोनों के निधन का समाचार जब उन्हें मालूम हुआ तब उनसे पूछा कि अब आपके कौन साथी जीवित हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मेरे सभी साथी संसार से विदा हो चुके हैं। हाँ, यह है डॉक्टर अम्बेडकर के कोलंबिया जीवन का अंत। डॉक्टर अम्बेडकर अपने 2000 साथियों के बधाई के पात्र हुए। कोलंबिया विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी प्रोफेसर सेलिगमैन, मिस्टर CS डेओल और अपने हॉस्टल की याद लेकर अपने एक मित्र को करीब 5000 पुस्तकें भारत लाने के लिए देकर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अमेरिका से इंग्लैंड के लिए प्रस्थान किया। अब लंदन विश्वविद्यालय में विद्यार्थी भीमराव जी अम्बेडकर को
जो धन महाराजा बड़ौदा से अमेरिका में प्राप्त होता उसका प्रत्येक अंश बड़ी सावधानी से खर्च होता। इसमें कोई शक नहीं है कि जब तक भीमराव रामजी अम्बेडकर अमेरिका में रहे तब तक उन्हें कोई आर्थिक कष्ट नहीं हुआ। आर्थिक कष्ट तो दूर रहा, डॉक्टर अम्बेडकर ने जब पीएचडी की डिग्री प्राप्त की तब उनके पास कुछ संचित धन भी था। अमेरिका में उन्हें जो संपत्ति मिली उनकी एमए और पीएचडी की डिग्रियां और करीब 5000 पुस्तकें थी। अपनी इन बहुमूल्य पुस्तकों को अपने एक साथी को सौंपकर डॉक्टर अम्बेडकर अमेरिका से लंदन रवाना हुए। यद्यपि डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर ली थी, वह भी कोलंबिया विश्वविद्यालय से, तथापि महासागर की भांति ज्ञानी बनने का लालच अभी तक बना हुआ था। कौन जाने उनके जीवन में उन्हें ज्ञान प्राप्त करने का अवसर पुनः प्राप्त हो या नहीं। अतः उन्होंने यह बेहतर समझा कि यदि अमेरिका से लंदन जाकर वह वहां पर ज्ञान की खोज करे तो संभव है उन्हें कुछ अधिक शांति मिले। यही सोचकर डॉक्टर अम्बेडकर रामजी अम्बेडकर लंदन के लिए चल पड़े। जहाज में चढ़ने के कुछ ही दिन पहले डॉक्टर अम्बेडकर ने कुछ नवीन पुस्तकें खरीदी। इन्हीं किताबों को वे अपने साथ लेकर लंदन के लिए चल दी। इस बार भी उन्होंने लंदन पहुंचने के पूर्व सभी किताबें पढ़ डाली थी। सन 1916 में जब समस्त संसार में खून की नदियां बह रही थी तब अपने ऊपर खतरा लेकर डॉक्टर अम्बेडकर अमेरिका से लंदन जा रहे थे। उनका जहाज जब इंग्लैंड के निकट पहुंचा तब बार बार गोलों की आवाज सुनकर जहाज के यात्री घबरा उठते थे। कभी कभी तो ऐसा मालूम पड़ता था कि अब गोला जहाज पर ही गिरने वाला है, लेकिन उस जहाज पर बम किस प्रकार गिर सकता था उसमें तो अछूतों के प्राण डॉक्टर अम्बेडकर बैठे थे। लंदन पहुंचने पर डॉक्टर अम्बेडकर ने इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में डीएससी की डिग्री के लिए खोज का काम शुरू कर दिया। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में डॉक्टर अम्बेडकर केवल नाश्ता करने के बाद सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक अध्ययन करते थे। इसी इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी ने जहां कार्ल मार्क्स को भी कार्ल मार्क्स बनाया था, वहीं भीमराव अम्बेडकर को डॉक्टर अम्बेडकर बनाया। इनकी खोज का विषय था द प्रारंभ ऑफ द रूपी। उस दिन तक भारतीय रुपये के विषय में किसी ने रिसर्च नहीं किया था। रिसर्च करना तो दूर रहा, रुपये के विषय में कोई किताब ही नहीं मिलती थी। जिन विषयों पर किताबें उपलब्ध न हो अथवा बहुत कम किताबें लिखी गई हो, ऐसे विषयों को लेकर खोज करने वाला विद्यार्थी यह जान सकता है कि उसका कार्य कितना कठिन है। ऐसे कार्य को अपने हाथ में लेकर पूरा करना खेल नहीं है। यहाँ पर मस्तिष्क की बाजी लगानी पड़ती है और तभी कुछ सफलता प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर ने रुपये के विषय को लेकर खोज करनी तो शुरू ही कर दी थी, इसके अतिरिक्त बैरिस्टर का भी अध्ययन साथ ही साथ प्रारंभ कर दिया। 2 भिन्न विषयों को लेकर अध्ययन करने वाला विरल ही कोई होता हो। डॉक्टर अम्बेडकर इन विषयों के साथ ऐसा लग गए कि जैसे कि दुनिया में कहीं लड़ाई ही नहीं हो रही हो और हर जगह शांति ही हो। जब कभी इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी के पास बम के गोले गिरते तब अन्य विद्यार्थी तो उठकर कहीं दूसरी जगह चले जाते, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर अपना काम जारी रखते थे। उनका ध्यान इतना सच्चा था कि अध्ययन करते समय वे किसी प्रकार भी विचलित नहीं होते। उनके ध्यान की विशाल एकाग्रता का मान उदाहरण हमें सन 1944 में शिमला कॉन्फ्रेंस के अवसर पर प्राप्त होता है। उन दिनों शिमला सेल पर भारत के भविष्य का निर्माण हो रहा था। डॉक्टर अम्बेडकर भी वहां आमंत्रित हुए थे। उन्हीं दिनों वे कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया नामक पुस्तक, जिसका नाम बाद में बदलकर कांग्रेस ऑफ गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया कर दिया गया, लिख रहे थे। एक तो डॉक्टर अम्बेडकर अछूतों के प्रतिनिधि बनकर वायसराय से भारतीय सरकार में अछूतों के स्थान शीर्षक विषय पर बात कर रहे थे, दूसरी ओर वे उस पुस्तक को लिख रहे थे। यहाँ पर यह भी बता देना अनुपयुक्त न होगा कि वायसराय से अपनी बातचीत में डॉक्टर अम्बेडकर ने सफलता भी प्राप्त की। वायसराय अपनी काउंसिल में अछूतों को 2 स्थान देने के लिए राजी हो गए थे। यह बात दूसरी है कि शिमला कॉन्फ्रेंस स्वयं असफल रही। यही नहीं, एक बार डॉक्टर अम्बेडकर ने मुझे ठक्कर बप्पा के बारे में बात करते हुए बताया कि ठक्कर बप्पा तो दूर रहे, भगवान भी उनका ध्यान नहीं विचलित कर सकता। ऐसा है डॉक्टर अम्बेडकर का ध्यान। लंदन में 1 वर्ष ही व्यतीत हुआ था कि सन 1917 में डॉक्टर अम्बेडकर को बड़ौदा स्टेट के दीवान का एक पत्र मिला। पत्र में दीवान ने उन्हें अपने वायदे की बात याद दिलाई।
हमें यह स्मरण होगा कि अमेरिका जाते समय डॉक्टर अंबेडकर ने महाराजा बड़ौदा से यह वादा किया था कि अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद वे बड़ौदा स्टेट में कार्य करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर उन दिनों इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में दिन भर अध्ययन करते और रात में ग्रेज इन में बैरिस्टर पढ़ने के लिए जाते। ऐसे समय में जब डॉक्टर अंबेडकर ज्ञान की श्रेष्ठ धारा में बह जा रहे थे, बड़ौदा स्टेट के दीवान का पत्र उन्हें बहुत ही तुच्छ लगा, किंतु वे अपना वचन पालन करने के लिए सब कुछ त्याग देंगे, इतना उन्होंने अवश्य ही निश्चय कर लिया कि महाराजा बड़ौदा द्वारा दिए गए आर्थिक सहायता की एक एक पाई लौटा देंगे। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने महाराजा बड़ौदा का सारा धन उन्हें धन्यवाद सहित वापस कर दिया है। 1917 में डॉक्टर अंबेडकर अपने साथ किताबों के कई बक्से लेकर भारत के लिए रवाना हो गए। उस समय भी प्रथम महायुद्ध समाप्त नहीं हुआ था, अतः उन्हें केप ऑफ गुड होप, जो अफ्रीका का एक बड़ा बंदरगाह से होकर आना पड़ा। यह रास्ता 6 महीने का है। उन दिनों जहाज की रफ्तार भी अधिक नहीं थी। रास्ते में इस बार भी सदा की भांति डॉक्टर अंबेडकर पुस्तकें पढ़ते ही आए। अंग्रेज स्वभाव से ही अधिक पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ज्ञान समुद्र में बह रहे थे और उनका जहाज जल समुद्र में बह रहा था। ज्ञान का सागर डॉक्टर अंबेडकर को सच्चित आनंद की ओर ले जा रहा था और जल के सागर में चलने वाला जहाज उन्हें भारत की ओर ले जा रहा था। सच्चित आनंद की लहरों में बहने वाले डॉक्टर अंबेडकर जहां अंत की ओर बढ़े जा रहे थे, वहीं उनका जहाज अपनी यात्रा के अंत की ओर अग्रसर होता जा रहा था। जहाज में यात्रा करते समय जब डॉक्टर अंबेडकर गौतम बुद्ध की पुस्तकों का अध्ययन करते तो इन्हें ऐसा ही प्रतीत होता कि वे अनंत की ओर बहे जा रहे हैं, यद्यपि वे वास्तव में अपनी यात्रा के अंत की ओर ही बहे जा रहे थे। एक दिन उनकी यात्रा का अंत आ ही गया। उनका जहाज भारत के तट पर आ लगा। अब तक अमेरिका और इंग्लैंड में डॉक्टर अंबेडकर ने अपना जीवन सुखपूर्ण बिताया था। यही उनके जीवन का सुनहरा काल था। इसके बाद 1917 से जब वे भारत में आए, तब उनके भाग्य ने पलटा खाया और उनका जीवन स्रोत अनेक कठिनाइयों से टक्कर लेता हुआ रुक रुक कर धीरे धीरे बहने लगा। जीवनी के अगले हिस्से में हम जानेंगे कि विदेश से शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में मुसीबतों के दिन किस प्रकार प्रारंभ होते हैं। तब तक के लिए जय भीम साथियों। आप बाबा साहब की जीवनी आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।